इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, KLm, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लूज करेगा यहाँ पर Na, तो सोडियम एंड क्लोराइड जो है, इसके दो पार्ट्स है, सोडियम मेटल, क्लोराइड जो है Cl, दैट इज योर नॉन मेटल। हमेशा मेटल दैट इज पॉजिटिव पार्ट को हम पहले लिखते हैं मेजॉरिटी केसेस के अंदर। एंड तो भाई यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के नंबर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अगर एक ऑक्सीजन है तो हाइपो शब्द का हमने यूज करा है, ठीक है, और वहीं पे अगर हमारे पास ऑक्सीजन का नंबर 2 है, 2 ही आ जाता है, उस केस में हम कोई भी किसी भी मैटर से एटम को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल के उसको वे करना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एटम को तो हम देख ही नहीं सकते नेकेड आई से। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर एक रेफरेंस चूज किया है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। वेरी वेरी बेसिक चैप्टर, आपको आगे बहुत ज्यादा ये काम आने वाला है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। वैसे तो बेटा मैं आपको ये चैप्टर 1 शॉट के अंदर करवाने वाली हूँ। इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर है ना सिंबल्स ऑफ एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दूसरी चीज यहाँ पर हम जो सीखेंगे वो क्या होगी, हमारे पास वैलेंसी किस तरीके से निकालते हैं ये हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला लिखना सिखाऊंगी। एंड इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो अब सिंबल से पहले थोड़ा सा और ज्यादा बेसिक के ऊपर हम जानेंगे। आप सभी बच्चों को पता है कि मैटर क्या होता है, आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। क्या होता है भाई मैटर, जल्दी से बताओ मैटर क्या है। कोई भी चीज जो हमारे आसपास हमें दिखाई दे रही है, जिसका कुछ मास है, कुछ वॉल्यूम है, जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, मैटर कहते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम, उसको क्या बोला जाता है, मैटर, राइट। अब मैटर जो है किस चीज का मिलकर के बना है, एटम से मिलकर के बना है। एटम क्या है, एटम हमारे पास वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिसको हम कहते हैं एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर मैटर, ठीक है। एटम क्या है हमारे पास, हम कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। मैटर का क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक है, राइट। अब इसी तरीके से बेटा जी हमारे पास मैटर जो है उसको हम फर्दर क्लासिफाई यहां पर कर सकते हैं। देखिए मैटर हमारे पास दो तरीके के सब्सटेंसेस मैटर के अंदर हो सकते हैं। एक हमारे पास होते हैं प्योर सब्सटेंसेस और एक हमारे पास बेटा जी होते हैं मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल के बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, उनको क्या बोलेंगे हम, प्योर सब्सटेंसेस। वहीं पे मिक्सचर्स क्या होंगे, जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल के बने हुए हैं, ठीक है। किसके बने हुए हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, मिक्सचर्स कहते हैं। फर्दर बेटा प्योर सब्सटेंसेस को अगर मुझे क्लासिफाई करना है ना, किसको क्लासिफाई करना है, प्योर सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करना है, तो दो तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। दोनों के दोनों हमारे पास एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, दोनों के दोनों हमारे पास क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। एलिमेंट्स का अगर मैं एग्जांपल लूं तो भाई कॉपर मेरे पास जो है एलिमेंट है, सिल्वर, गोल्ड, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे बेटा जी मेरे पास क्या है, आयरन, ये सारे सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। और वहीं पे कंपाउंड्स की अगर मैं बात करती हूँ, दे आर ऑल्सो प्योर, ठीक है। तो कंपाउंड्स में आप H2O लिख सकते हो, HCl लिख सकते हो, HBr लिख सकते हो, ठीक है, H2O2 लिख सकते हो, CO2 लिख सकते हो। ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। वहीं पे अब यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हमने जान लिया है, तो मिक्सचर्स का भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर दे देती हूँ। तो मिक्सचर्स को अगर हम देखें तो मिक्सचर्स भी दो तरीके के हमारे पास हैं। ये भी आपने बचपन में पढ़ा होगा, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजीनियस
हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, ये दोनों के दोनों भाई हमारे पास डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स हैं। होमोजेनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, जहां पर हो, जहां पर क्या हो बेटा जी, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो। होमो का मतलब ही होता है सेम, होमो का मतलब ही होता है सेम। हेटेरो का मतलब क्या होता है, हेटेरो का मतलब होता है बेटा डिफरेंट, ठीक है। तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, राइट, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। और यहां पर क्या है बेटा जी, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। क्या सभी को क्लियर? इस तरीके से ये बेसिक डिफरेंस हमने देख लिया है। अब हमें बेसिकली एलिमेंट्स के बारे में जानना है, इनके सिंबल्स के बारे में जानना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, दे ऑल आर एलिमेंट्स एंड इनके सिंबल्स की बात करूं तो आपको इसका पहला लेटर लेना है, उसको कैपिटल के अंदर लिखना है, ठीक है। सेकंड लेटर जब भी आप लिखेंगे यहां पर तो स्मॉल लिखेंगे, HE, हीलियम का सिंबल हो जाएगा, लिथियम का LI, बेरिलियम का BE, बोरोन का कैपिटल B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F हो जाएगा, नियोन का क्या हो जाएगा Ne, सोडियम का क्या होगा बेटा Na होगा, SO नहीं होगा, ये इसके लैटिन नेम नेट्रियम से आया है। मैग्नीशियम का Mg हो जाएगा, पहला और थर्ड हमने उठाया है, यहाँ पर Ma नहीं लिखना है, ध्यान रखना है। एल्यूमिनियम का Al हो जाएगा, सिलिकॉन का Si हो जाएगा, फॉस्फोरस का P हो जाएगा, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl हो जाएगा, आर्गन का क्या हो जाएगा बेटा जी Ar हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पोटाशियम का K। मैम P क्यों नहीं हुआ? P तो फॉस्फोरस का होता है ना, ठीक है। तो इसके लिए हमने K चूज किया है जो कि लैटिन नेम कैलियम से आया है। कैल्शियम का Ca हो जाएगा, बेरियम का Ba हो जाएगा, ब्रोमीन का Br हो जाएगा, कोबाल्ट का Co होता है, गोल्ड का Go होता है, नहीं मैम गो नहीं होता, क्या होता है Au, ये भी इसके लैटिन नेम ऑरम से आया है। आयोडीन का I होता है, आयरन का Fe होता है, लेड का Pb होता है, यूरेनियम का U और जिंक का Zn होता है। आई होप आपको ये सारे के सारे सिंबल्स क्लियर हो गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इनके लैटिन नेम आपको ध्यान रखने हैं, ये लैटिन नेम वाली जो टेबल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिल्वर का अर्जेंटम, इसी वजह से सिंबल बना Ag, कॉपर का क्यूप्रम, इसी वजह से सिंबल बना Cu, गोल्ड का लैटिन नेम क्या है ऑरम, इसलिए सिंबल बना Au, आयरन का फेरम, इसलिए सिंबल बना Fe, पोटेशियम का कैलियम, इसलिए सिंबल K, नाइट्रियम का Na, सोडियम, प्लम्बम का क्या हो जाएगा Pb, लैटिन नेम है, एंटीमनी स्टिबियम, Sb इसका सिंबल हो जाएगा, राइट। टंगस्टन का वॉल्फ्रेम, इसलिए सिंबल क्या हो जाएगा W हो जाएगा। तो इस तरीके से लैटिन नेम वाली टेबल आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी है वही उसका क्या होता है, वैलेंसी होता है, ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, वो कंबाइन करते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स, क्यों? फॉर स्टेबिलिटी, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए या डबलेट को पूरा करने के लिए, यानी कि स्टेबल होने के लिए, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को है ना पाने के लिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितना कॉम्बिनेशन वो करते हैं ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, वही क्या होती है उसकी बेटा जी कंबाइनिंग कैपेसिटी, दैट इज वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी तो ठीक है, पर लिटरल मीनिंग हमारे पास क्या होगा वैलेंसी का? वैलेंसी हम निकालते हैं कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज या फिर गेन किया है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि ऑक्टेट एंड डबलेट को पूरा करने के लिए किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या फिर गेन करना पड़ रहा है, वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो यही वाली चीज आपको यहाँ पर बता रखी है, ये डेफिनेशन भी आपको लर्न होनी चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम कैन लूज, गेन और शेयर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कह लो, या फिर आप ये भी कह सकते हो फॉर भाई स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या फिर गेन वो कर रहा है,
वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सोडियम का अगर एग्जाम्पल लेती हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8 एंड 1 होगी, राइट। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, KLM, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लूज करेगा यहाँ पर Na पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा जी, Na पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो गया। कैटायन यहाँ पर बन गया है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 एंड 8 यहाँ पर हो गई है, ठीक है। तो इस केस में इसकी जो वैलेंसी होगी, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है। यहाँ पर इसने क्या किया है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इसने किया है बेटा जी, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से मैग्नीशियम के केस में कैसे करेंगे, मैग्नीशियम का अगर हम यहाँ पर केस देखते हैं तो 2, 8 एंड 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर लॉस होगा क्योंकि तभी ऑक्टेट पूरा हो पाएगा। तो यहाँ पर Mg के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है ना। क्या हो रहा है बेटा, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसी वजह से वैलेंसी जो है इसकी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या सभी को क्लियर है, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए इसी के साथ नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आयन। आयन भी हमने साथ साथ ही कवर कर लिया है। आयन क्या होता है, आयन इज नथिंग बट चार्ज्ड एटम। क्या होते हैं आयन, क्या है बेटा जी, चार्ज्ड एटम। जब एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयन कहते हैं। ये जो हमारे पास चार्ज्ड एटम है, ये 2 तरीके के आपको देखने को मिलते हैं, 2 तरीके के पाए जाते हैं। एक हमारे पास होते हैं कैटायन और दूसरे हमारे पास होते हैं बेटा जी एनायन, राइट। एक हमारे पास क्या है, कैटायन, ठीक है। कैटायन क्या होते हैं आपके पास, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और एक हमारे पास होते हैं बच्चा पार्टी एनायन। क्या होते हैं, एनायन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैटायन एंड एनायन का फॉर्मेशन फटाफट से हम यहाँ पर देखेंगे, वेरी वेरी इजी। कैटायन कब बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तब आपके पास कैटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कैटायन बनेगा, और जब भी बेटा जी आपके पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब आपके पास एनायन का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब यहाँ पर एनायन के फॉर्मेशन को अगर मैं देखूं, क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। 2, 8 एंड 7 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए मुझे इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन करता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर 2, 8 एंड 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप देख सकते हो, इनर्ट गैस वाली हो गई है, ऑक्टेट पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर ये क्या बन चुका है बेटा, आपका एनायन बन चुका है। सेम उसी तरीके से ऑक्सीजन अगर मैं ले लूँ, ठीक है, 2 एंड 6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 से 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये O2 नेगेटिव का यहाँ पर फॉर्मेशन कर लेगा। एंड यहाँ पर भी 2 एंड 8 ऑक्टेट पूरा हो चुका है। ये भी हमारे पास क्या बन गया है, एनायन का फॉर्मेशन हो गया है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, दैट इज एनायन बनता है। उसी तरीके से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम है ना, 2, 8 एंड 3 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, 2, 8 एंड 3। अब ये जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर वैसे ही कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है एंड Ca के ऊपर +2 चार्ज आ जाता है। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर कैटायन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट हमारे पास, ये तो वैलेंसी निकालनी हमने सीख ली, बट हमारे पास कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी कि मोर देन 1 टाइप ऑफ वैलेंसी शो करते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो आयरन होता है वो 2 तरीके की वैलेंसी शो करता है, 2 भी शो करता है, 3 भी शो करता है। हमारे पास जो आयरन होता है वो 2 फॉर्म्स में मिलता है, Fe+2 में भी मिल सकता है और Fe+3 में भी मिल सकता है। जो Fe+2 में मिलता है ये कम है ना। लेस के लिए हम क्या लगाते हैं, लास्ट में अस लगाते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फेरस हो जाएगा। मोर के लिए, अधिक के लिए, किसके लिए बेटा जी, अधिक के लिए हम लास्ट में क्या लगाएंगे,
इक लगाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरिक आयन हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर? यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, पर मेजरली 2 एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो आयरन वाला इंपॉर्टेंट है, फिर आपके पास कॉपर वाला इंपॉर्टेंट है, राइट। क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मरकरी का भी आप याद रखना चाहो तो बढ़िया है। लेड एंड टिन, ये भी 2 और 4 में मिलते हैं, ये भी 2 और 4 में रहता है। वहीं पे इनके अलावा प्लेटिनम जो होता है वो भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, 2 और 4 दोनों वैलेंसी ये शो करता है। आपको वेरिएबल वैलेंसी में, है ना, मेजरली 2 ही याद रखने हैं, क्योंकि ये 2 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से याद रखेंगे? सबसे पहला तो मैंने आपको बताया यार, आयरन 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, Fe+2 एंड Fe+3। वहीं पे जो कॉपर है वो भी 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, Copper+1 एंड Copper+2। तो इस वाले का नाम क्या है बेटा जी? इसका नाम है फेरस, OUS। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा जी फेरिक, राइट। ये क्या है आपके पास? क्यूप्रस, लेस के लिए अस, और ये क्या है हमारे पास? क्यूप्रिक। इसका नाम क्या है? क्यूप्रिक। क्या सभी को क्लियर हुआ? राइट। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्लेटिनम के बारे में भी आप लिख लीजिए। प्लेटिनम दे नहीं रखा है पीछे वाली टेबल में, बट यस ये भी वेरिएबल वैलेंसी ही शो करता है। प्लेटिनम +2 में भी एंड +4 के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आने चाहिए। इसी के साथ रेडिकल्स के बारे में जानेंगे। भाई ये रेडिकल आखिर क्या होते हैं? एग्जाम में इसकी डेफिनेशन बहुत बार पूछ लेते हैं। आयंस हम जान चुके हैं, आयंस और रेडिकल में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, बस जो रेडिकल है वो एक थोड़ी और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टर्म हो जाती है आयन के लिए, राइट। तो चलिए समझते हैं, पेपर में अगर पूछेगी व्हाट इज रेडिकल, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आपको आज के लेक्चर के बाद कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। देखिए क्या लिख करके आएंगे, आप बताएंगे रेडिकल इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम of same or different element that behaves as a single unit with positive or a negative charge. Nothing. Radicals are positively or negatively charged atoms or group of atoms, right? तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आसान डेफिनेशन में लिख दूं, तो आप क्या लिखेंगे? जो हमारे पास रेडिकल होते हैं, रेडिकल आर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड atom or we can say group of atom, इसी को क्या बोलते हैं हम? रेडिकल कहते हैं, ठीक है। इसी को ही दूसरी टर्म्स में यहाँ पर लिखा गया है, आपको जो डेफिनेशन अच्छी लगे आप लिख सकते हैं। रेडिकल 2 तरीके के हैं, मैंने बोला यार चार्ज्ड एटम भी हो सकता है और चार्ज्ड ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, जैसे कि सल्फेट, फॉस्फेट, राइट, और हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, जहां पर मोर देन 1 एटम प्रेजेंट है और एक ओवरऑल चार्ज हम उसके ऊपर लगाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास सिंपल रेडिकल आते हैं। सिंपल रेडिकल क्या है? अ रेडिकल इज कॉल्ड अ सिंपल रेडिकल व्हेन इट इज एन एटम, जब सिर्फ और सिर्फ एक एटम के ऊपर ही, है ना, चार्ज प्रेजेंट होगा, है ना, चार्ज एटम, एक सिंगल एटम है उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, जैसे कि Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, तो इनको हम सिंपल रेडिकल बोलते हैं। बहुत बार सिंपल रेडिकल एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रेडिकल के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंपाउंड रेडिकल क्या है? व्हेन इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, यानी कि पॉली एटॉमिक आयंस जो होते हैं उनके लिए, उनको हम कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड रेडिकल्स कहते हैं, जैसे कि सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? कंपाउंड रेडिकल्स होते हैं। वेरी वेरी इजी पीजी, राइट। चलिए इसी के साथ हम आगे चलेंगे और कुछ और एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दे रखा है ना। देखिए सबसे पहले हमारे पास बेसिक रेडिकल है। अच्छा, ये बेसिक और एसिडिक रेडिकल क्या होते हैं मैम? इसमें बहुत कंफ्यूजन है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रेडिकल, ठीक है, हमने एक तो जाना यार कि आपके पास सिंपल रेडिकल होते हैं, कॉम्प्लेक्स रेडिकल होते हैं, वैसे ही हम एक और तरीके से भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक और तरीके से भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं भाई। क्या तरीका है? एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल, 2 तरीके के रेडिकल हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास है एसिडिक रेडिकल, दूसरे हमारे पास क्या है? बेसिक रेडिकल। इसका कॉन्सेप्ट समझना, कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों टर्म्स में, है ना। बहुत बार बच्चों को दिक्कत आती है।
पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे यार। इससे पहले आपने बचपन में कभी ना कभी यार एसिड बेस के बारे में तो जाना होगा, है ना। बिल्कुल, अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मुझे लगता कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको ये ना पता हो कि हमारे पास जो एसिड होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि पानी में, दैट इज एक्वस मीडियम के अंदर, है ना, एक्वस मीडियम के अंदर H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं, उनको हम एसिड कहते हैं, राइट। और वहीं पे बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक्वस मीडियम के अंदर OH नेगेटिव आयन, जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन और वी कैन से हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, उनको बेस कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl जो है आपके पास, वो एक एसिड का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो HCl, H2SO4, ठीक है, और HNO3, इन सभी के अंदर क्या है बेटा जी, हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो दे ऑल आर एसिड्स। और वहीं पे आपके पास KOH, NaOH, ये सारे के सारे क्या है, बेस है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्साइड बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई देगा, NaOH। क्या सभी को समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये एसिड होते हैं और ये बेस होते हैं। अब भाई एसिड का एग्जाम्पल, एसिडिक रेडिकल अगर मुझे यहाँ पर चाहिए तो ध्यान देंगे, मैं यहाँ पर एसिड ले लेती हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने ले लिया, राइट। अब ये क्या करेगा भाई, एक्वस मीडियम के अंदर वी नो दैट इट विल फॉर्म आयंस H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, राइट। तो ये तो एसिड है इसलिए H पॉजिटिव तो बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा जो आयन इसने रिलीज करा है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, है ना, इस एनायन को, ये नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन को, है ना, जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड एटम है, इसी को ही क्या बोला जाता है, दिस इज योर एसिडिक रेडिकल। ये आपके पास क्या है, एसिडिक रेडिकल है। वहीं पे बेसिक रेडिकल की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो बेसिक रेडिकल NaOH का एग्जाम्पल हमने ले लिया, NaOH में से Na पॉजिटिव बाहर निकलेगा और साथ में OH नेगेटिव। OH नेगेटिव तो इसलिए बाहर निकल रहा है क्योंकि ये बेस है। इसके अलावा जो रेडिकल आपके पास, जो चार्ज्ड एटम आपके पास बच गया विच इज पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ पर हमारे पास जो Na पॉजिटिव है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम है, ये जो होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जो है, ये क्या कहलाते हैं, ये बेसिक रेडिकल कहलाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बेस से निकल रहा है और ये एसिड से निकल रहा है। एसिडिक रेडिकल आपके पास क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इस तरीके से रट्टा मारा जाता है, रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट को समझना है। बेसिक रेडिकल आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड निकलने के बाद जो दूसरा वाला चार्ज एटम बचेगा वो कैसा होगा बेटा, आपके पास कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड ही होगा। इसलिए यहाँ पर पोटेशियम Na पॉजिटिव, CuHg पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, अमोनियम, ये सारे के सारे आपको पॉजिटिवली चार्ज जो दिखाई दे रहे हैं, दे ऑल आर योर बेसिक रेडिकल, राइट। ये आपको ध्यान भी रखने हैं, ये लर्न नहीं होंगे, ठीक है, तो आप केमिकल फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे, इसलिए ये टेबल्स आपको लर्न होनी चाहिए। वहीं पे फेरिक Fe3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 होता है, निकाल कर दिखाया मैंने। क्रोमियम आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एंटीमनी Sb +3 के अंदर रहता है। ट्राई पॉजिटिव आयन बेटा जी ये है। टेट्रा पॉजिटिव में Sn, Pb एंड प्लेटिनम हमारे पास रहते हैं। ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। बेसिक की बारी आती है हमारे पास हमारे एसिडिक रेडिकल की, जिसमें मोनोवेलेंट एंड डाइवेलेंट की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्राइड, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बाइकार्बोनेट। इन सभी के ऊपर यूनी पॉजिटिव हैं, ये सॉरी यूनी नेगेटिव हम कह सकते हैं, इनको यूनी नेगेटिव कह सकते हैं, राइट। और इन सभी के ऊपर जो चार्ज है वो -1 आ रहा है। क्यों, अरे भाई क्लोरीन में तुमको पता है ना, क्लोरीन में तुमको पता है वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन की इसको गेन करना पड़ेगा तभी ऑक्टेट पूरा होगा। इसलिए यहाँ पर क्या बन रहा है, क्लोराइड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। सेम इन केस ऑफ योर फ्लोराइड एंड ब्रोमाइड, यहाँ पर भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 से 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए दे नीड 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन करा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर इनके ऊपर जो चार्जेस आए हैं वो -1 आए हैं। बाकी सारे के सारे आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जिंकेट क्या होता है, ZnO2 2 नेगेटिव होता है, स्टार मार्क करेंगे, काफी बार काम आ जाता है। मैग्नेट याद रखेंगे यार, MnO4 2 नेगेटिव होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट आपने सुना होगा, क्या फॉर्मूला होता है, KMnO4, राइट। के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और वहीं पे अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेट है वो क्या है भाई, हमारे पास
हमारे पास क्या है, MnO4 2 नेगेटिव यहाँ पर डाईवैलेंट के अंदर, डाईवैलेंट है यानी कि डाई नेगेटिव यहाँ पर है ये। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। क्या हम आगे चल सकते हैं, जल्दी से बताइए। तो भाई मैग्नेट आयन भी आपको क्लियर हो गया है। एंड KMnO4 की अगर मैं बात करती हूँ तो पोटेशियम पर मैग्नेट हम इसको बोलते हैं। तो पर मैग्नेट जब लिखा हो तो हमारे पास क्या होता है, MnO4 नेगेटिव होता है, राइट। दिस इज योर पर मैग्नेट, जो कि हमारे पास पोटेशियम पर मैग्नेट के अंदर आ रहा है। तो ये कुछ कुछ है यार जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरेट, पर क्लोरेट, नाइट्रेट क्या होता है, नाइट्राइट क्या होता है, नाइट्राइड क्या होता है, एसीटेट क्या होता है, CH3COO नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, एसीटेट कहते हैं। ये जब आपको ध्यान रहेंगे तभी आप केमिकल फॉर्मूला लिख पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, आपको ध्यान रखना है। सिलिकेट, एसिटाइलाइड, ये जो हैं ये इतने ज्यादा काम नहीं आते हैं। क्रोमेट, डाइक्रोमेट आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। बाकी ये लास्ट वाले 3 इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें आपको क्लोरेट, परक्लोरेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, पर मैग्नेट देखो यहाँ पर दे रखा है, एसिटेट आपको ध्यान रखना है। एल्यूमिनेट कई बार काम आ जाता है, साइनाइड इतना ज्यादा काम नहीं आएगा, और उस तरीके से ये लास्ट वाले 3 भी इतने ज्यादा काम नहीं आते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो तो आपको कम से कम याद होने ही चाहिए। अगर ये टेबल लर्न नहीं होगी तो बेटा केमिकल फॉर्मूला आप नहीं लिख पाएंगे, और इसमें मैम कुछ कर नहीं सकती, आपको लर्न ही करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पर हैं, जैसे कि नाइट्राइड, फॉस्फेट, फॉस्फाइट, ठीक है। ये सारे के सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक करवाने वाली हूँ, ट्रिक कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो यार, ये आपको आएगा, है ना। तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी समझनी और याद करनी आसान हो सकती हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे कि यार मैम इतनी टेबल लर्न करनी पड़ेगी, आंसर इज यस, करनी ही पड़ेगी बेटा। इसका प्रिंट निकलवा करके या हाथ से, अपने हाथ से खुद से इसको लिख करके अपने टेबल के ऊपर पेस्ट कर लेना, और इसको रोज दिन में 5 मिनट तक घूरना है तुमको, ठीक है। तुमको याद हो जाएगा, रोज घूरना है, स्कूल जाने से पहले 5 मिनट, स्कूल से आने के बाद 5 मिनट, लर्न हो जाएगा। इसका और कोई तरीका नहीं है। निकालने को आप वैलेंसी भी निकाल सकते हो, पर पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर कौन से क्या चार्जेस हैं वो तुम्हें ध्यान ही रखने पड़ेंगे। बट फिर भी एक तरीका, एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर नाइट्रेट कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर हमारे पास नाइट्राइट लिखा हुआ है, और कहीं पर हमारे पास नाइट्राइड अगर लिखा हुआ है, तो इनमें क्या डिफरेंसेस है। ATE, ITE, IDE, देखो देखने में सारे सारे सिमिलर लग रहे हैं, लास्ट में 3 लेटर्स के अंदर डिफरेंस आ रहा है। नाइट्रेट क्या होता है, NO3 नेगेटिव होता है, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव होता है, नाइट्राइड N3 नेगेटिव होता है। ये रूल्स हैं कुछ IUPAC के जो आपको ध्यान रखने हैं। ATE जब भी हो तो वहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर आपको लगाने होते हैं, है ना। और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हम अटैच कर सकते हैं, 3, राइट। ITE लगते ही 1 ऑक्सीजन लेस आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। यहाँ पर 3, और यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 ऑक्सीजन लेस, 1 ऑक्सीजन कम कर देना है, चार्ज आपको सेम रखना है। NO2 नेगेटिव यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 1 ऑक्सीजन लेस आपने कर दिया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गए हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हमने कर दिए, 1 ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। नाइट्राइड की मैं अगर बात करती हूँ, जहां पर भी IDE होगा बेटा, वहां पर नो ऑक्सीजन अटैच्ड, वहां पर एक्स्ट्रा में कोई भी ऑक्सीजन अटैच नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नाइट्रोजन के साथ कोई भी ऑक्सीजन हमने अटैच नहीं करा है। इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि नाइट्रोजन की अगर मैं बात करती हूँ तो भाई इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 से 8 करने में 2 and 5, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। 5 से 8 करने में इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पड़ेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, इसलिए N3 नेगेटिव का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एक ट्रिक है, ATE, ITE एंड IDE, जिससे आपको थोड़ा सा लर्न करने में आसानी होगी, तो इसको आप ध्यान रख सकते हो। ये सेम चीज आप सल्फेट के ऊपर लगा सकते हो, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइट एंड सल्फाइड, IDE, ठीक है। देखो अब सल्फेट है तो सल्फेट क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव होता है। सल्फाइट अगर आया तो 1 ऑक्सीजन लेस करने का, क्या करने का, 1 ऑक्सीजन लेस करने का, तो करो लेस, SO2 नेगेटिव यहां पर हम कर देंगे। क्या सभी को क्लियर हो रहा है, सॉरी SO3 2 नेगेटिव, SO3 1 ऑक्सीजन कम करेंगे ना, ठीक है। अच्छा सल्फाइड IDE लगा है बेटा, क्या लगा है, सल्फाइड है, सल्फाइड है।
ID कोई ऑक्सीजन नहीं होगा, सिर्फ सल्फर होगा, इसके ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव आएगा क्योंकि सल्फर की अगर मैं बात करूं 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन फॉर द स्टेबिलिटी एंड यहाँ पर S2 नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुका है। आइए इसी के साथ नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल फॉर्मूला। अगर आपको पीछे वाले साइड टेबल याद हो गई हैं तो आप ये केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हो। बहुत ही आसान है। केमिकल फॉर्मूला के अंदर जब भी हम कोई केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मोस्ट कॉमन केमिकल फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड, राइट, या मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर है? तो सोडियम एंड क्लोराइड जो है इसके दो पार्ट्स है। सोडियम मेटल, क्लोराइड जो है Cl, दैट इज योर नॉन मेटल। हमेशा मेटल दैट इज पॉजिटिव पार्ट को हम पहले लिखते हैं मेजॉरिटी केसेस के अंदर, एंड जो आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है यानी कि जो एनायन होता है उसको बाद में लिखा जाता है। मेजर केसेस में पहले मेटल को फिर नॉन मेटल को लिखा जाता है। दिस इज रूल, राइट। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको। क्लियर है? दूसरा क्रॉस वैलेंसी मेथड हम यहाँ पर लगाते हैं। मैम क्रॉस वैलेंसी मेथड कैसे लगाएंगे? जैसे सोडियम क्लोराइड लिखना है तो सोडियम के ऊपर जो चार्ज होता है या वैलेंसी जो होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। चार्ज की बात करूं तो +1 होता है, Cl -1 होता है। क्रॉस वैलेंसी करा, दोनों 1 है। Na के नीचे 1 लगाने का, Cl के नीचे 1 लगाने का, तो NaCl यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। वहीं पे मैं यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर एग्जाम्पल आपको दूं, किसका? मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो Mg के ऊपर चार्ज +2 होता है, क्लोराइड आपको पता है यार -1 होता है। क्रॉस वैलेंसी करेंगे, Mg के नीचे 1 और Cl के नीचे 2 आ जाएगा। MgCl2 यहाँ पर फॉर्म हो चुका है। MgCl2 यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, आपको ध्यान रखना है। मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर बन चुका है। वैसे ही एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करूं तो एल्यूमिनियम यार आप सभी को पता है चार्ज +3 होता है, उसको मैंने नीचे लिखा। क्लोराइड इज -1, राइट। क्रॉस वैलेंसी करेंगे, Al के नीचे 1, Cl के नीचे 3 लिखना है, तो क्या बन जाएगा? AlCl3, राइट। अब मैं इसके बाद सोडियम ऑक्साइड अगर बनाऊं तो Na के ऊपर चार्ज कितना है? +1। ऑक्साइड क्या होता है बेटा? -2 होता है। क्रॉस वैलेंसी कीजिए, Na के नीचे 2 आ जाएगा एंड ऑक्सीजन के नीचे 1 आएगा, तो क्या बन गया? Na2O। क्या बन गया भाई? Na2O। क्या बन गया? Na2O, राइट। तो ये आपके पास क्या बन चुका है? इसका केमिकल फॉर्मूला। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को देखते हैं। देखिए एल्यूमिनियम क्या होता है, अभी अभी हमने देखा इसके ऊपर चार्ज +3 है, ऑक्साइड के ऊपर -2 होता है। क्रॉस वैलेंसी करेंगे तो Al के नीचे 2 आएगा एंड ऑक्सीजन के नीचे 3 लगाना पड़ेगा। Al2O3 इज योर राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, अब सोडियम नाइट्रेट की बात करूं तो Na के नीचे +1 होता है, के नीचे नहीं होता मतलब उसके ऊपर चार्ज +1 होता है। नाइट्रेट ATE लिखा हुआ है तो 3 ऑक्सीजन आएंगी, NO3 नेगेटिव होता है तो चार्ज इसके ऊपर -1 है। यहाँ से चाहे आप हटा दीजिए चार्ज को, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा फॉर्मूला? क्रॉस वैलेंसी करेंगे, दोनों के नीचे 1 है तो NaNO3 यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। जिंक कार्बोनेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड बेटा कर लेते हैं हम एक बार। आइए जिंक कार्बोनेट करते हैं। जिंक कार्बोनेट, जिंक का सिंबल Zn होता है, इसकी वैलेंसी +2 है। कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव होता है तो यहाँ पे हमने -2 लगाया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस वैलेंसी, Zn के नीचे 2, CO3 के नीचे 2, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ZnCO3 हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है जी। अब कैल्शियम फ्लोराइड को देखते हैं। कैल्शियम यार आप सभी को पता है +2 होता है। फ्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो -1 है। क्रॉस वैलेंसी करेंगे, Ca के नीचे 1 आ जाएगा और F के नीचे 2 आ जाएगा। CaF2 विल बी योर राइट आंसर। CaF2 क्या हो जाएगा? सही जवाब, राइट आंसर। आइए कुछ और एग्जाम्पल। सोडियम बाइकार्बोनेट का एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ, है ना। नेक्स्ट पेज पे सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ करें? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम का सिंबल क्या होगा? Na होगा, ठीक है। बाइकार्बोनेट क्या होता है? HCO3 नेगेटिव होता है। ये +1 है, ये क्या है? -1 है। क्रॉस वैलेंसी करेंगे, 1 कैंसिल आउट हो गया। NaHCO3 आपके पास क्या हो गया है? सही जवाब हो गया है। तो सारा खेल किस चीज का है कि आपको कितनी ज्यादा वैलेंसीज एंड चार्जेस लर्न है, उसी से सारा खेल है। बाकी सारे के सारे भाई मैं आपको होमवर्क के अंदर दे रही हूँ, इसका आंसर करना एंड कमेंट्स के अंदर आपको यहाँ पर बताना है।
ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद बेटा अगला हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है नेमिंग ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स। कुछ कुछ कंपाउंड्स के नाम अगर हमें रखने हैं तो कैसे रख सकते हैं, कुछ हमारे पास रूल्स है उनको हमें फॉलो करना है। सबसे पहला यहाँ पर देखेंगे, टू नॉन मेटल्स, अगर दो नॉन मेटल्स इकट्ठी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रीफिक्स ट्राई टेट्रा पेंटा लगा सकते हैं सेकेंड वाली नॉन मेटल के साथ। जैसे कहीं पर लिखा है PCl3, PCl3 दोनों नॉन मेटल्स है, दूसरी वाली नॉन मेटल का नंबर 3 है, 3 बार क्लोरीन प्रेजेंट है, तो आप इसको फास्फोरस ट्राइक्लोराइड नाम दे सकते हो। वैसे ही PCl5 अगर है तो ये सेकेंड नंबर वाली नॉन मेटल कितनी बार प्रेजेंट है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप मोनो, है ना, डाई, ट्राई, ट्राई, पेंटा ये आप यूज कर सकते हो। ट्राई टेट्रा आप मोनो लिखने की तो जरूरत है नहीं, है ना, तो आप लिख सकते हो डाई, ट्राई, टेट्रा, ये वाली प्रीफिक्स आप जोड़ सकते हो। क्या सभी को क्लियर हुआ? चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर कुछ सर्टेन कंपाउंड्स की हम यहाँ पर अगेन बातें करने वाले हैं। अगर हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ एक ऑक्सीजन भी अटैच है, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है, उस केस में हम कैसे नाम करेंगे? द नेम ऑफ द कंपाउंड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। जो नाम है वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा होगा। सबसे पहले हम एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं यार इसका, NaClO का। NaClO को देखें तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, NaClO2 को देखें तो दो ऑक्सीजन है, NaClO3 को देखें तो 3 ऑक्सीजन है, NaClO4 को देखें तो 4 ऑक्सीजन है, राइट। जब एक ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का नंबर कम है, उस केस में हम शब्द यूज करते हैं हाइपो। प्रीफिक्स हम यूज करेंगे कौन सी बेटा जी? वी विल यूज द प्रीफिक्स हाइपो। हाइपो शब्द का यूज करेंगे। द प्रीफिक्स हाइपो इज यूज्ड इफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज लेस देन 2, 2 से कम, यानी कि 1 जब हो ऑक्सीजन एटम, देन वी विल यूज सॉरी हाइपो। तो भाई यहां पर देखिए ऑक्सीजन के नंबर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अगर एक ऑक्सीजन है तो हाइपो शब्द का हमने यूज करा है, ठीक है, और वहीं पे अगर हमारे पास ऑक्सीजन का नंबर 2 है, 2 ही आ जाता है, उस केस में हम कोई भी यहाँ पर प्रीफिक्स को यूज नहीं कर रहे। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ध्यान रखना है, लास्ट में क्या लगाया है हमने? ITE यूज किया है। जब ऑक्सीजन का नंबर क्या हो जाए? 3 हो जाएगा, 3, उस केस में हम क्लोरेट ATE यूज कर रहे हैं। और जब 3 से भी ज्यादा हो जाए, मोर देन 3 हो जाए, तो हम यहाँ पर शब्द का यूज करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम पर क्लोरेट। तो ये कुछ कुछ है ना रूल्स हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं नेमिंग ऑफ एसिड्स के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर HCl हो या HF हो, ये यहाँ पर हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही है ना, और ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो नेम ऑफ बाइनरी एसिड्स आर गिवन बाय एडिंग द प्रीफिक्स हाइड्रो। हाइड्रो शब्द का हम यूज करते हैं एंड द सफिक्स इक इज यूज्ड टू द नेम ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। जो सेकेंड एलिमेंट होगा उसको हम एंड कर रहे होंगे बाय द प्रीफिक्स बाय द सफिक्स इक का यूज करके, ठीक है। तो लास्ट में इक लगाना है, लास्ट में एक लगाना है। और हमारे पास जो जितने भी बाइनरी एसिड्स हैं, यानी कि जहां पर दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उस केस में अगर हाइड्रोजन है तो हम आगे क्या लगाएंगे? हाइड्रो। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। HBr है तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड आपका नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास नेमिंग ऑफ एसिड्स के अंदर ही, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नेम ऑफ एसिड्स कंटेनिंग रेडिकल ऑफ पॉलीएटॉमिक ग्रुप, जैसे कि अगर कहीं पर सल्फेट प्रेजेंट है, नाइट्रेट प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है, तो उस केस में जो एसिड का नाम होगा वो हमारे उस पर्टिकुलर, है ना, जैसे कि सल्फेट अगर प्रेजेंट है तो सल्फर के ऊपर उस एसिड का नाम डिपेंड करेगा। फॉस्फेट अगर वहां पर आयन प्रेजेंट है तो फॉस्फोरस के ऊपर उस पर्टिकुलर एसिड का नाम यहाँ पर होने वाला है। वहीं पे यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की मैं बात करती हूँ, यहाँ पर मैं नाइट्रिक एसिड की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आने वाला है? नाइट्रोजन के ऊपर हमारा क्या होगा? एसिड का नाम होने वाला है। देखिए तो यहाँ पर इन H2SO4 द सेकेंड एलिमेंट इज सल्फर, हेंस द नेम ऑफ द एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड। अगर यहाँ पर
HNO3 की बात हो रही है तो हमारे एसिड का नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, राइट। और ये क्या है, H3PO4, तो एसिड का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉस्फोरस के ऊपर बेस्ड रहेगा नाम, एंड नेम विल बी योर फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर H2SO4 को क्या बोला है, हमारा H2SO4 अगर वहां पर प्रेजेंट है तो उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड बोला है। अगर एक ऑक्सीजन मैं कम कर दूं और यहाँ पर H2SO3 हो जाए, वन ऑक्सीजन लेस के लिए हम क्या लगाते हैं, अस लगाते हैं, तो सल्फ्यूरस एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो H2SO3 इज सल्फ्यूरस एसिड, एंड वहीं पे HNO3 अगर नाइट्रिक एसिड है तो HNO2 हमारे पास क्या हो जाएगा, नाइट्रस एसिड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। केमिकल इक्वेशन के ऊपर अब हम आ जाते हैं। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस आप सभी को पता है, आपने बेसिक्स 8th के अंदर भी ये सारी बातें सीखी होती है कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में, ये दोनों को क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट्स कहा जाता है। रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो इस तरीके से अगर हमने लिखा है तो इसको वर्ड इक्वेशन कहा जाता है। इसी को ही जब मैं सिंबल्स के रूप में यूज करती हूँ, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जब इनकी करती हूँ, जैसे कार्बन के लिए C, ऑक्सीजन के लिए O, ठीक है, हीट किया तो CO2 यहाँ पर फॉर्म होता है। तो जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या सभी को क्लियर? चलिए, इक्वेशन शब्द तभी यूज होगा जब हम वहां पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर रिएक्टेंट्स, जो भी चीजें केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपस में रिएक्ट कर रही हैं, वो रिएक्टेंट्स हैं। और आफ्टर द रिएक्शन जो हमारे पास न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अ केमिकल इक्वेशन टेल अस दैट द सब्सटेंसेस आर, व्हिच सब्सटेंसेस आर इन्वॉल्वड इन अ गिवन रिएक्शन, उनको क्या बोलते हैं, हम रिएक्टेंट कहेंगे। कौन से, है ना, पार्टिसिपेट कौन सी स्पीसीज कर रही है, वो रिएक्टेंट्स हो जाएंगे। एंड व्हाट आर द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन, उनको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर इस इक्वेशन के अंदर आपको कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड दिखाई दे रहा है। ये दोनों के दोनों क्या है, पार्टिसिपेटिंग स्पीसीज है। ये क्या है, हमारे पास हमारी रिएक्टेंट्स हैं, और रिएक्शन के बाद हमारे पास कॉपर का हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं। स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है? स्केलेटन इक्वेशन का मतलब होता है जब आपके पास नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर बराबर नहीं होते, यानी कि जब नंबर ऑफ एटम्स आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड के ऊपर अलग अलग नंबर में प्रेजेंट होते हैं, सेम नंबर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब RHS जो है वो LHS के बराबर ना हो, जब RHS जो है वो LHS के इक्वल ना हो, तो उसको हम स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। यानी कि व्हेन नंबर ऑफ atoms of reactant not equal to number of atoms of product। नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। क्या सभी को इतनी बात क्लियर हो गई है? उसको क्या बोलेंगे हम, स्केलेटन इक्वेशन कहेंगे। इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंज बट इज अनबैलेंस्ड, यानी कि जब वो बैलेंस नहीं है तो स्केलेटन इक्वेशन को इसको कहा जाता है। नेक्स्ट यहां पर आता है यार बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के ऊपर जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम हो जाए, यानी कि जब आपके पास RHS जो है वो LHS के बराबर हो जाए, यानी कि जब नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑन रिएक्टेंट साइड बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑन प्रोडक्ट साइड क्या हो जाए, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब यार बात ये आती है कि व्हाई वी नीड बैलेंसिंग। तो आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बचपन में पढ़ रखे हैं, 8th में आपके सिलेबस में भी था। ठीक है, व्हाई वी नीड बैलेंसिंग, व्हाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड, जस्ट टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल इक्वेशन, इन अ केमिकल रिएक्शन।
ठीक है। तो उसी चीज को सेटिस्फाई करने के लिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है। बैलेंसिंग का तरीका मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाली हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट। और कुछ इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस भी यहाँ पर दूंगी। देखिए बैलेंसिंग बहुत ही सिंपल इक्वेशन यहाँ पर हम उठाते हैं बैलेंसिंग को समझने के लिए, और तरीका समझते हैं एक बार कि किस तरीके से हमें बैलेंस करना है। देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके H2O का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है, और ये दोनों मेरे पास क्या है बेटा जी, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है राइट। तो रिएक्टेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको यहाँ पर कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है वो लिख लेने, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन भी 2 है। प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन आपके पास 2 है एंड ऑक्सीजन आपके पास क्या है, 1 है। क्या सभी को क्लियर हो रहा है, यस और नो? तो यहाँ पर अगर हम देखें हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर आपके पास 1 है, 1 है। क्या सभी को क्लियर हो रहा है, यस और नो? तो नंबर ऑफ एटम्स आरएचएस और एलएचएस के बराबर नहीं है, यानी कि दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज योर स्केलेटन इक्वेशन। अभी फिलहाल के लिए हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो आगे हम लगाते हैं कोफिशिएंट इसको बैलेंस करने के लिए। जैसे अगर मैंने आगे 2H2O कर दिया, तो इस 2H2O का मीनिंग क्या है, इसका मतलब है कि ये जो 2 है ना, ये जो 2 है ये इस हाइड्रोजन के साथ भी है और ये इस ऑक्सीजन के साथ भी है। यानी कि इसका मतलब हुआ कि मेरे पास अब इस केस में हाइड्रोजन 4 हो गए हैं और ऑक्सीजन क्या हो गए हैं, 2। तो हाइड्रोजन जैसे ही आगे 2 लगाया तो हाइड्रोजन तो 4 हो गए, ये तो बैलेंस हो गया, पर हाइड्रोजन 4 हो गए। अब इसको बैलेंस करने के लिए अगेन हम रिएक्टेंट साइड पर आगे 2 लगाएंगे, आगे 2 लगाएंगे तो ये भी क्या हो गया, बैलेंस। नाउ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट। तो हमने यहां पर भी आगे 2 लगाया, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो मेरे पास बनी वो क्या बनी, 2H2 प्लस O2 गिव्स, क्या देता है हमें, ये 2H2O हमको मिलता है। नाउ दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये क्या है बेटा जी, आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है कि किस तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं। अब ये तो बहुत ही ज्यादा आसान बैलेंसिंग थी। कुछ रूल्स मैं आपको यहाँ पर लिखवा देती हूँ, लिखिए, रूल्स फॉर बैलेंसिंग, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। रूल्स फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, कैसे बैलेंस करना है। आइए सबसे पहले यू हैव टू बैलेंस द मेटल फर्स्ट। रूल ये है ना, बैलेंस द मेटल फर्स्ट। मेटल को सबसे पहले आपको बैलेंस करना है, ठीक है। मेटल कौन कौन सी होती है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ मेटल, मेटल के एग्जाम्पल लिख लो यार, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और कौन सी मेटल लिखोगे, बेरियम, Ba इज ऑल्सो अ मेटल, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम। इस तरीके के सारे एलिमेंट्स आपके पास क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, पता होंगे मेजोरिटी को, बट कुछ बच्चों को नहीं पता होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स लिखवा देती हूँ। नॉन मेटल की अगर मैं बात करूँ तो नॉन मेटल्स में आपके पास ऑक्सीजन है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकन, सिलिकन वैसे मेटलॉइड के अंदर भी आता है, ठीक है, इसको हटा दो। इसके अलावा हमारे पास कौन बनता है भाई, सल्फर, ठीक है, हाइड्रोजन, क्लियर है, और क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरीके के एलिमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेटल को बैलेंस करना है। सेकेंड नंबर में ट्राई टू बैलेंस नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ दो, सबसे लास्ट में छेड़ना है। इनको छोड़ करके जो बच गए, जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन, है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनको, आयोडीन, इनको बैलेंस करना। लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको छेड़ना है किसको, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये पहले दो स्टेप फॉलो कर दिए, आप करते करते ही आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। स्टार्टिंग में अगर आपने ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छेड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशंस यहाँ पर दे रखी हैं, यू हैव टू बैलेंस दीज इक्वेशंस। पहली और सेकंड इक्वेशन मेरे को बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है,
कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको आपको बैलेंस करना है, ये मैं आपको होमवर्क के अंदर दे रही हूँ। 2 ही इक्वेशन हुई बेटा, ये तो सेम ही हो गई, ये तो सेम ही है, इसको छोड़ दो, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड वाली इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। देखो हिंट देती हूँ, यहाँ पर आयरन आपको 2 दिख रहे हैं, मेटल को सबसे पहले बैलेंस करना है, यहाँ पर एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसको करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर आप आगे लगा देंगे 2, ठीक है जी। फिर यहाँ पर अगर हम देखें हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने आ गए, 3 आ गए। तो ऑक्सीजन यहाँ पर एक ही है, 3 करने के लिए आगे 3 लगाना पड़ेगा, और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। आगे 3 लगाया तो ऑक्सीजन तो 3 हो गए, पर हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो गए। तो यहाँ पे 6 करने के लिए यहाँ पे फिर से 3 लगा देंगे। ये इक्वेशन हमारे पास क्या हुई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बना, 2Fe प्लस में 3H2O विल गिव यू Fe2O3 एंड साथ में क्या मिल रहा है भाई, 3H2। दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया है। चलिए अब यहाँ पर बेटा जी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। हमें रिएक्टेंट के बारे में पता चल जाता है, कौन कौन सी स्पीसीज आपस में रिएक्ट कर रही हैं। हमें प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है कि क्या प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो नेम ऑफ वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उनके केमिकल फॉर्मूला के बारे में पता चल जाता है। केमिकल फॉर्मूला से हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स के बारे में पता चल जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स के बारे में पता चलता है। मैम ये बात नहीं समझ में आई। देखो अगर कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसका वो हमें क्या सिग्निफाई कर रही है, आगे जो 2 कोफिशिएंट लगा हुआ है ये मैं बता रहा है यार कि 2 मोल ऑफ Fe when react with 3 mole of H2O it will give 1 mole of Fe2O3 and 3 moles of H2, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन देता है हमें, जो कॉफिशिएंट्स हैं ये हमें रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताती है, ठीक है। उसी तरीके से वापस एक इस वाली इक्वेशन पे अगर हम आए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, 2 moles of hydrogen when react with 1 mole of oxygen it will give 2 moles of H2O that is water, ये हमें यहाँ पर देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए और क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स के अलावा, फिजिकल स्टेट भी हम वहाँ पर मेंशन करते हैं कि हमारे पास हमने एक्वस फॉर्म में लिया है, लिक्विड फॉर्म में लिया है ना। फिजिकल स्टेट लिक्विड के लिए L, गैसेस के लिए G, ठीक है। वाटर लिया है तो AQ यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा सॉलिड के लिए S यूज करते हैं। दे ऑल आर फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट को हम मेंशन करते हैं। गैस अगर बाहर निकल रही होती है तो हम अपसाइड एरो यूज करते हैं, और अगर कोई इनसोल्यूबल मास पीपीटी का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर हम डाउन साइड एरो, डाउनवर्ड एरो मेंशन करते हैं। स्पेसिफिक कंडीशन को अगर हमें मेंशन करना है तो एरो के ऊपर मेंशन करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस, तो वो भी हमें पता चलता है। हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो रही है यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये सारी चीजें भी हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है। आइए अब ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। 2 टॉपिक्स हमको सीखने हैं। रिलेटिव का मतलब है यार इन रिलेशन टू द अदर, किसी के रिलेशन में निकालना, यानी कि किसी को एक रेफरेंस मान लेना, उसके रेफरेंस में निकालना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मार्केट में जाते हो यार, तुम्हें 1 kg एप्पल लेकर के आने हैं, तो है ना, सब्जी वाले भैया को या फ्रूट वाले भैया को क्या पता कि 1 किलो में कितने एप्पल चढ़ेंगे, 4 एप्पल चढ़ेंगे, 6 चढ़ेंगे, 7 चढ़ेंगे, नहीं पता, ठीक है। तो उनके पास क्या होता है, एक रेफरेंस होता है, 1 किलो का बाट होता है, ठीक है। तो उनका जो वेइंग स्केल होता है उसमें एक साइड पर वो 1 किलो का बाट रखते हैं और दूसरी साइड पर एप्पल चढ़ाते जाएंगे। जैसे ही वो बैलेंस हो जाएगा तो कहते हैं कि जी 1 किलो हो गए, उस 1 किलो में चाहे 5 चढ़े चाहे 6 चढ़े, बड़े होंगे तो कम चढ़ेंगे एप्पल्स, राइट। तो वही वाली बात है कि हमने एक रेफरेंस माना हुआ है। अब किसी भी मैटर से एटम को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल के उसको वे करना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एटम को तो हम देख ही नहीं सकते नेकेड आई से। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर एक रेफरेंस चूज किया है, हमने एक रेफरेंस एलिमेंट चूज करा है, और रेफरेंस एलिमेंट हमारे पास क्या है, C12 एटम, कार्बन 12 आइसोटॉप, ठीक है। कार्बन का 12 वाला आइसोटॉप, यानी कि कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। तो कार्बन का जिसका मास 12 है वो वाला आइसोटॉप हमने क्या चूज किया, हमारा रेफरेंस चूज करा है। तो अब यहाँ पर हम किसी भी एटम के अगर मास को मुझे निकालना है तो मैं उससे चेक करूंगी कि भाई वो C12 वाले से कितना भारी या कितना हल्का है, वही उसका क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पाई। तो चलिए डेफिनेशन के ऊपर देखते हैं। डेफिनेशन आपको यहाँ पर लर्न करनी होगी, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है, पेपर में पूछ ली जाती है। देखिए आती है यहाँ पर, रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव वेट ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स, ध्यान सुनना, नंबर ऑफ टाइम वन एटम ऑफ द एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 टाइम्स ऑफ मास ऑफ एन एटम,
ठीक है, ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कि 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम से कितना ज्यादा वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है हैवी है, वही क्या है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1/12 ऑफ मास, ये क्या लिया हमने, ये 1 AMU है ना। 1 AMU क्या होता है भाई, अरे भाई एटम जो तुमको दिखाई ही नहीं दे रहा उसको केजी, ग्राम या किलोग्राम में तो तुम नहीं नाप सकते, तो उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक नाम दे दिया यूनिट का, विच इज AMU, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। फुल फॉर्म क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो 1 AMU कैसे डिफाइन किया जाता है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये क्या होता है, 1 AMU है। मैम ये कहां से आ गया बेटा, हर चीज असम्पशन पे टिकी हुई है हमारे पास, हमें नहीं पता था कि 1 kg कितना होता है, हमने अज्यूम करा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें कैसे क्या अजम्पशन हुई, ये हम हायर स्टैंडर्ड 11 12 में सीखने वाले हैं। अभी के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, हमने मान लिया, हमने अज्यूम कर लिया कि मास ऑफ 1 कार्बन 12, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कितना है, इसको हमने मान लिया कितना है, 12 एटॉमिक मास यूनिट के जितना है, 12 एटॉमिक मास यूनिट के जितना है। ठीक है, तो मास ऑफ 1 कार्बन 12 हम एटम हमें पता है, इसको 12 AMU, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 12 AMU जो है वो किसके बराबर है, वो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम है। ठीक है, तो 1 AMU अगर मुझे निकालना है, सिंपल यूनिटरी मेथड हम लगाएंगे, 1 AMU निकालना है तो 1/12 कर दो, 1/12 हो गया, 1/12 हो गया, किसके 1/12, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो इसी को ही क्या बोला गया है, 1 AMU बोला गया है, जिसको हमने रेफरेंस माना है। और इसी के कंपैरिजन में कोई एलिमेंट कितना हैवी है ना, और कितना हल्का है, उसी को ही हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। अब वो तो हो गई एटम की बात, अब मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास हो चुका है, इसको रिलेटिव एटॉमिक मास, यस, इसको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास करेंगे, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। भाई डेफिनेशन सेम उसी तरीके से ही है, हमने जो रेफरेंस माना हुआ है C12 है ना, 1 AMU के साथ हम उसको कंपेयर यहाँ पर कर रहे होंगे। देखिए, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कितना टाइम्स हेवियर है। ठीक है, हेवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ एन कार्बन 12 एटम से कितना ज्यादा हेवियर है, वही उसका क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम निकालते कैसे हैं, इसको हम शॉर्ट में RMM भी लिख देते हैं। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट पता होना चाहिए। ठीक है, और उसको हम फिर क्या करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे अदर में। मैम समझ नहीं आया, अरे भाई बहुत आसान है, देखो मेरे पास क्या है, H2, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो इसका मास जो निकल करके आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस को हम ऐड कर देंगे। कैसे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU होता है, 1 AMU। ठीक है, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, ऑक्सीजन का हमारे पास 16 AMU होता है, तो हमने यहाँ पे 16 कर दिया, तो 1 इंटू में 2 2 प्लस में 16, दैट इज हमारे पास कितना आ गया, 18 AMU आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बेटा जी, ये तरीका है क्या निकालने का, RMM, दैट इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालने का। वैसे ही CO2 का निकालना है तो एक कार्बन का 12 होता है, एक ही कार्बन है यहाँ पर, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है, तो इंटू में 2 हो गया, तो ये हमारे पास 44 U के बराबर आ गया। U दैट इज यूनिफाइड मास, जो IUPAC ने आज चेंज करके AMU की जगह पर U कर दिया है, किसने, IUPAC ने। IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। CO2 के अलावा आप दूसरे भी निकाल सकते हो, जैसे C6H12O6, ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी, आप मुझे बताएंगे इसका आंसर लिख करके। करना कैसे है, एक कार्बन का 12, 6 कार्बन दे रखे हैं, इंटू में 6 करा। ठीक है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा जी, यहाँ पर 1 और 12 हाइड्रोजन है, इंटू में 12 कर दिया, ऑक्सीजन का 16 इंटू में 6 कर दिया। ठीक है, अब इसको आप मुझे ऐड करके और इसका आंसर बताएंगे कि कितना आएगा, किसके अंदर, AMU में।
XAMU। क्या सभी को तरीका समझ में आया कि किस तरीके से हमें इसको कैलकुलेट करना है? आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। होमवर्क क्या है भाई? आपका होमवर्क ये है कि जो जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको सॉल्व करके कमेंट करके बताने हैं। एंड दिस इज द क्रिस्प रिवीजन ऑफ योर वी कैन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगर आप क्विकली इन पूरे के पूरे लेक्चर्स को मतलब एक चैप्टर को आपको क्विक रिवीजन करनी है और आपको खुद से नोट्स को देख करके बोरिंग लगता है, तो हम यहाँ पर आपके लिए ही आए हैं। तो आप इस पर्टिकुलर लेक्चर को जब भी इफ यू वांट टू रिवाइज लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, यू कैन कम बैक टू दिस लेक्चर अगैन एंड अगैन एंड उसको हल्का सा स्पीड फास्ट करके देख सकते हो। पहली बार देख रहे हो तो नॉर्मल स्पीड पर देखो, सेकेंड टाइम जब रिवीजन करने आएंगे तो इसको 1.5x के ऊपर देखेंगे, थर्ड टाइम रिवीजन करने आएंगे तो इसको 2x के ऊपर देखेंगे, और जितनी बार रिवीजन करने आएंगे मेंशन करके जाएंगे कमेंट में सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, फिफ्थ रिवीजन। ठीक है, ताकि बाकी बच्चों को भी मोटिवेशन आती रहे कि यस मल्टीपल टाइम रिवीजन बाकियों का चल रहा है तो क्यों ना हम भी करें। ठीक है, तो भाई आई होप आपको मजा आया होगा मुझसे पढ़कर। अगर मजा आया है तो सितारे चमकाने मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, होमवर्क में जो क्वेश्चंस दिए बेटा वो जरूर करने हैं, है ना। और अगेन होमवर्क ये है, आज अगर इस लेक्चर को देखा है तुमने तो इस संडे को फिर से आप इस लेक्चर को देखेंगे ताकि चीजें पक्की हो जाए। टेबल जो आपको मैंने करवाई एसिडिक और बेसिक रेडिकल की वो बना करके आपको पेस्ट कर लेनी है, उसको बार बार रिवाइज करोगे तभी केमिकल फॉर्मूला कर पाओगे बेटा। केमिकल फॉर्मूला स्ट्रॉन्ग करने का और कोई तरीका नहीं है, एंड केमिकल फॉर्मूला आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्सेप्ट पक्के करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको मजा आया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय एवरीवन।